बताओ क्या किया था फर्स्ट क्वेश्चन में आपने, फटाफट डिस्कस करते हैं। काफी इजी है ये वाला। क्या किया था इसमें? पी कोई भी सेट है, क्यू कोई भी सेट है और आर कोई भी सेट है ना। तो यहाँ पे बोल रखा है P बिलोंग्स टू Q, ऐसा P लेना है जो Q से बिलोंग करे, ऐसा P और Q में चूज करना है। लेट अस से मैंने P को ये चूज कर लिया, Q को क्या चूज कर सकते हैं हम, सच दैट P Q में बिलोंग कर जाए, मतलब P एज अ सेट पूरा कंप्लीट। P सेट क्या है, एक सिंगलटन सेट है, ये पूरा सेट Q में बिलोंग कर जाए, यानी P एक एलिमेंट हो जाए Q का, बन जाएगा बात। और R कह रहा है कि किसको कंटेन करे, Q को कंटेन करे, Q को कंटेन करे, मतलब Q एक सबसेट होना चाहिए R का। तो Q के एलिमेंट्स, कुछ और भी एलिमेंट ले लेते हैं साथ में। लेट से मैंने यहाँ पे कोई एलिमेंट A रख दिया और यहाँ पे P सेट रखा है, तो P सेट रखने की बजाय आप ऐसे रख लो तो ज़्यादा क्लियर रहेगा। अब बोला हुआ है कि Q इज कंटेन्ड इन R। अगर मैं R को ये ले लूँ 1 A B, कुछ ऐसा ले लूँ, तो क्या Q R में कंटेन्ड हो जाएगा और P Q में बिलोंग कर जाएगा। P एज एन एलिमेंट क्या Q के अंदर बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो अब ये बताओ कि क्या ये स्टेटमेंट सही होगी या नहीं। अब हमें देखना है कि क्या P R में बिलोंग कर रहा है कि नहीं, या P R में कंटेन्ड है कि नहीं, ये चेक करना है। P R में कंटेन्ड है कि नहीं। P R में कब कंटेन्ड होगा, जब P के कोई एलिमेंट्स, एवरी एलिमेंट ऑफ P इज इन R। अब P के अंदर तो 1 बिलोंग करता है, बट R के अंदर तो 1 बिलोंग नहीं करता। गेटिंग माई पॉइंट। सो P R में कंटेन्ड नहीं होगा, राइट? ठीक है ना। यस मैम। यस मैम। यही किया होगा आप लोगों ने, इजी सा क्वेश्चन था बहुत, 12th क्लास का क्वेश्चन था। ठीक है, क्लियर है सबको, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग मुझे बताओगे, मैं नहीं बताऊंगी। क्या हो गया, 1 मिनट। अच्छा, हाँ ये क्वेश्चन है आपका, ये देखो किया था आपने, आई होप आपने अटेम्प्ट किया होगा नीचे, सेकंड वाला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज ए यूनिवर्सल सेट फॉर ए बी सी एंड डी। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट जो सभी रिस्पेक्टिव सेट्स को कंटेन करे, यानी ए बी सी और डी सबको कंटेन करने वाला ऐसा कौन सा सेट है ऑप्शंस में से, क्या हम बता सकते हैं देख के। ए सेट के अंदर 1 3 है, बी सेट के अंदर 3 6 है, सी के अंदर 7 8 है, डी के अंदर 0 1 2 3 है। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल बेसिक था, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बहुत ही ईजी थे, देखते ही पेपर को कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, ऐसे क्वेश्चन थे। 35 मिनट्स इनफ थे पेपर को करने के लिए, कंप्लीट हो गया था यस पेपर। सर, यस। यस अच्छा, मैम, इनफ। हाँ, अंकुर और तान्या ने काफ़ी अच्छे से अटेम्प्ट किया है, बाकी अभी आपके मार्क्स कैलकुलेट करने रहते हैं। आपको कैलकुलेट करके वैसे आपका टास्क है अपने मार्क्स मुझे बताने हैं, नेगेटिव मार्किंग के साथ। 3 4 5 तरह के क्वेश्चन मैंने इसमें दिए थे। वैसे जैम में आप जानते हो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, केवल 3 तरह के आते हैं, MCQ, MSQ और नेट। नेट 1 मार्क्स के भी हो सकते हैं, 2 मार्क्स के भी हो सकते हैं, बट इनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। MSQ के अंदर भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ये 2 मार्क्स के ही होते हैं, 1 मार्क के कभी नहीं होते। MSQ का मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट होते हैं, मल्टीपल सिलेक्ट। आपको इंस्ट्रक्शंस क्लियरली लिख के दे दिए गए थे और क्वेश्चन के आगे भी मेंशन किया गया था मल्टीपल सिलेक्ट या मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन। MCQ टाइप होते हैं, इसमें सिर्फ 1 करेक्ट होता है। ये 1 मार्क के भी हो सकते हैं, 2 मार्क्स के भी हो सकते हैं, और इनमें नेगेटिव मार्किंग होती है, आई थिंक 1/3 होती है, जितनी भी होती है एग्जाम में 1/3 होती है शायद। तो टेस्ट में तो 1/3 ही रखी गई थी। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन अंदर 2/3 मार्क्स कटेंगे, 1 मार्क का क्वेश्चन है तो कितने कटेंगे गलत होने पर, 1/3। और अगर अटेम्प्ट नहीं किया तो एक भी मार्क नहीं कटेगा, ना मार्क्स कटेगा ना मार्क्स मिलेगा। इंस्ट्रक्शंस तो क्लियर है बिल्कुल, इसी बेसिस पे आपको मार्क्स कैलकुलेट करने हैं अपने।
और जो मैंने टेस्ट दिया था उसमें 2 एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चंस थे। एक था शॉर्ट आंसर टाइप और एक इसमें था ट्रू फॉल्स टाइप का। ठीक है, ट्रू फॉल्स में शायद मैंने बता नहीं रखा नेगेटिव मार्किंग है, ट्रू फॉल्स में भी नेगेटिव मार्किंग है आपकी, या बाकी पता नहीं नेट टेस्ट में मैंने क्या लिख रखा है, एक बार इंस्ट्रक्शन देखने पड़ेंगे, उस बेस पे मैं आपको बताऊंगी। तो अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लेना, इनके बारे में मैं आपको बता दूंगी। शॉर्ट आंसर टाइप में आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ट्रू फॉल्स में मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बताओ, जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा सेकंड का। सी पर। सी आ जाएगा या डी आएगा? इसने डी बोला, सी होगा। सी बोला, ठीक है, सी आ जाएगा। सिंपली सी एक ऐसा सेट है, सी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी बाकी के एलिमेंट्स को, बाकी के सेट्स को कंटेन करते हैं। ठीक है, सेट के एलिमेंट्स को, तो सी आंसर आ जाएगा आपका, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। फिर भी किसी को ऐसे क्वेश्चंस में डाउट रह जाता है तो आप पूछ लिया करो, शर्माने की बजाय। थर्ड क्वेश्चन में देखो, अब थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन पेपर मैंने आपको दिया था इसका मैंने रिटर्न सॉल्यूशन भी लिख दिया है, ये सॉल्यूशन भी अपलोड कर दूंगी मैं। ठीक है, जिसने टेस्ट दिया उसको रिटर्न सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको फोल्डर भेजूंगी, उसकी एक्सेस मांग लेना अलग से। टेस्ट और सॉल्यूशंस का फोल्डर मैं अलग से अपलोड किया करूंगी, आपके बैच वाले फोल्डर में नहीं होगा। ठीक है, तो इस टेस्ट को आप ना भी नोट करो तो भी चल जाएगा, इसका तो मैंने रिटर्न सॉल्यूशन लिख दिया है। बाकी आगे से मैं बहुत ही रेयर ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनका रिटर्न सॉल्यूशन दिया करूंगी। रीजन बीइंग कि आपको जब रिटर्न मिल जाता है तो आप फिर उस पर ध्यान नहीं देते हो, नोट मेकिंग पे इतना ज़्यादा। तो आपको खुद भी नोट्स बनाने पे ध्यान देना है कि अभी अब टेस्ट डिस्कस हो रहा है तो उसको बनाने पर, लिखने पर, उसको सॉल्यूशन लिखने पर आपका ध्यान होना चाहिए। ठीक है, लास्ट बैच में मैंने कोई भी रिटर्न सॉल्यूशन नहीं दिया था और बच्चे बड़े अच्छे से नोट करते थे और बाद में भी क्वेश्चंस ट्राई किया करते थे। अब टेस्ट एक बार हो जाए इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इसको कभी देखना ही नहीं है उठा के। ठीक है, टाइम टू टाइम, महीने महीने 15 दिन में देखते रहा करो, अच्छा ये टेस्ट हुआ था इसमें मैंने ये गलतियाँ की थी। जो गलतियाँ आज के टेस्ट में हुई हैं वो आगे नहीं होनी चाहिए। आपको ऐसी बहुत सी गलतियाँ लग रही होंगी जो अवॉइड की जा सकती थी, है ना। ठीक है, तो आगे से ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, इसलिए टेस्ट होते हैं ताकि आप गलतियाँ रिपीट ना करो, उन गलतियों से सीखो। थर्ड क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। इन्होंने पूछा कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, बताओ आपने क्या लगाया था। दीपांशा आपने क्या लगाया था? मैंने सबका पेपर तो चेक नहीं किया है। मैम ए, बी और डी। बी और डी, ठीक है, ए को हम समझते हैं अभी। और किसी ने कुछ लगाया था इसके अलावा? किसी का सही है ये? मेरा भी सेम है, ए बी डी ही लगाया था। ए बी डी लगाया था, ये कौन है? अंकुर मैम, अंकुर। इंद्रजीत, अच्छा अंकुर। अंकुर मैम, अंकुर, यस। अंकुर आप कहाँ से हो? मैम असम। असम से, अच्छा, तो आपकी टोन भी वैसी आएगी, बंगाली। ठीक है, यस मैम। इंद्रजीत ने बोला। हमारे ज्यादातर बच्चे उसी साइड से होते हैं, असम, उड़ीसा, बंगाल। महाराष्ट्र से कोई नहीं है इस बार? चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इसका ऑप्शन है ए, जिसमें आपको कंफ्यूजन हो जाता है और ये सही लगने लगता है ना, लेकिन ये सही नहीं है। आंसर इसका बी और डी है। मैं एक बार साथ में कंफर्म भी करती जाती हूँ। ठीक है, आंसर इसका होगा बी और डी। अब देखो फर्स्ट में क्या बोल रखा है, फर्स्ट को हम ध्यान से पढ़ें। बोल रखा है देयर एग्जिस्ट एन एक्स, एक ऐसा, दुनिया में एक ऐसा एक्स एग्जिस्ट करता है, एक ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम है एक्स। ठीक है, मान लेते हैं एक ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, एक्स है। सच दैट, उसके सामने कोई भी व्यक्ति आ जाए, वाई, कोई भी दूसरा व्यक्ति आ जाए, कोई भी दूसरा पर्सन वाई आ जाए, तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति आ जाए,
तो इन दोनों को ऐड करने से एक पॉजिटिव क्वांटिटी मिले, यानी इन दोनों की हमेशा फ्रेंडशिप हो जाया करे। मतलब एक आदमी है, कोई ऐसा आदमी जरूर है इस दुनिया में जिसको किसी भी आदमी के सामने खड़ा कर दो वो उससे दोस्ती कर लेता है। सिंपल शब्दों में, एक ऐसा आदमी है एक्स दुनिया में जिसको किसी भी वाई के सामने खड़ा कर दो वो क्या कर लेगा, उससे फ्रेंडशिप कर लेगा। ठीक है, अब इसको समझते हैं मैथमेटिकल टर्म्स में। एक ऐसा नंबर एक्स है दुनिया में जिसके साथ कोई भी वाई अटैच कर दो, ऐड कर दो, वो पॉजिटिव दे देगा। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा संभव है? चलो मान लेते हैं ऐसा संभव है। ऐसा एक्स एग्जिस्ट करता है जिसके सामने कोई भी वाई ले आओ तो एक्स प्लस वाई पॉजिटिव हो जाए। अगर ऐसा एक्स एग्जिस्ट करता है तो वो कोई ना कोई एक्स होगा। अब इस एक्स के सामने मैं कोई ऐसा वाई ले आती हूँ सच दैट एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन जीरो ना हो। क्या वाई ले आया जाए? मैं ऐसा वाई ले आती हूँ, लेट से मैं एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन जीरो नहीं दिखाना चाहती, तो मैं वाई को ले लेती हूँ माइनस एक्स माइनस वन। ठीक है, हमारे सामने हमारे पास x था, मैं एक ऐसा y ले आई सच दैट x और y को ऐड करें तो ये पॉजिटिव आए। देखते हैं आ रहा है कि नहीं। ये तो माइनस वन आ रहा है। क्या ये कंडीशन होल्ड करी? ये तो लेस देन जीरो हो गया। उन्होंने क्या रखा है, पहले आप अपना x सिलेक्ट कर लो। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट किस किस को सेम सेम लग रही थी? फर्स्ट और सेकंड नहीं, हाँ फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड ए और बी सेम लग रहे थे किसी को? यस मैम, Yes. यस। अभी मैं डिफरेंस समझाऊंगी ए और बी में। क्या ए समझ में आया? बी को भूल जाओ, बी है ही नहीं दुनिया में, पहले ए को देखो। ए में आपको पहले एक्स फिक्स करना है, उसके बाद कोई भी वाई उसके सामने ले आओ। मतलब एक पर्सन सिलेक्ट करना है इस दुनिया से, एक आदमी सिलेक्ट करना है जिसके सामने कोई भी वाई ला के रख दो, वो उससे फ्रेंडशिप कर लेगा, यानी कि पॉजिटिव हो जाएंगे उनका सम। क्या ऐसा पॉसिबल है? मैं एक्स को चाहे कितना ही बड़ा ले लूँ, एक्स को चाहे जितना ही पॉजिटिव ले लूँ, 1000 करोड़ ले लूँ मान लो मैं एक्स, ठीक है, x इज इक्वल टू 1000 करोड़, तो फिर भी y एक ऐसा मेरे पास मिल जाएगा ना। मैं y को ऐसे ले लूंगी -2000 करोड़, तो जब मैं x और y को ऐड करूंगी तो क्या होगा? क्या वो पॉजिटिव आएगा? ऑब्वियसली नहीं। y को कुछ बड़ा नेगेटिव नंबर अगर ले लिया जाए तो x प्लस वाई पॉजिटिव आए, ऐसा कोई जरूरी नहीं। x प्लस वाई अगर जीरो ही दिखा दो आप, जो भी x लिया है y उसका नेगेटिव भी ले लो। अगर मैं यहाँ पे, इधर देखो, अगर मैं यहाँ पे y को जस्ट माइनस एक्स ही ले लेती तो क्या होता? x प्लस माइनस एक्स विच इज इक्वल टू जीरो। ये तो जीरो आ जाता। ग्रेटर देन जीरो तो नहीं आया ना, मुझे सिर्फ इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट करना है। क्या बात समझ में आ रही है? ये बात क्यों हुई, ऐसा क्यों ट्रू नहीं हो पाया? एक रीजन तो मैं नेगेशन से अभी इसको रिलेट करूंगी। दूसरा रीजन ये है कि किसी भी नंबर की कोई लिमिट नहीं है इस दुनिया में। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा से बड़ा नंबर एग्जिस्ट करता होगा जिसके आगे कोई भी रख दो, जिसके आगे कोई भी नंबर रख दो उनका सम पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसा नहीं होता ना। नंबर तो अनलिमिटेड है। मैं एक्स को जितना मर्जी बड़ा ले लूँ, वाई हमेशा उससे बड़ा मिल जाएगा नेगेटिव में। एक्स को जितना मर्जी 1000 करोड़ ले लो तो वाई नेगेटिव 1000 करोड़ एक मिल जाएगा, या फिर नेगेटिव उससे एक बड़ा मिल जाएगा नेगेटिव में। तो बात समझ पा रहे हो? पहले एक्स सिलेक्ट करना है फिर वाई की बात करनी है। ठीक है, ऐसा एक्स कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये हमने प्रूफ करके दिखा दिया। ये हमने प्रूव करके दिखा दिया। यहाँ पे आपको दिख रहा है, वाई को जस्ट आप माइनस एक्स ले लोगे तो भी बात बन जाएगी। ठीक है, आपने चाहे एक्स पॉजिटिव लिया था चाहे नेगेटिव लिया था, डजेंट मैटर। वाई को आप नेगेटिव ऑफ एक्स ले लो। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ? मैम बताओ, बहुत ज्यादा जरूरी है स्टेटमेंट ए समझनी। बोलो। मैम अगर इस स्टेटमेंट को मतलब जैसे मैंने किया था तो वो ऐसे किया था कि इस स्टेटमेंट को ऐसे पढ़ा था कि जितने भी नंबर y एग्जिस्ट करते हैं रियल वर्ल्ड में, उन सब के लिए एक ऐसा x है जिसके लिए x प्लस वाई ग्रेटर देन जीरो। हाँ, पढ़ने में ऐसा लगता है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड में जमीन आसमान का अंतर है। जो आप बोल रहे हो ना वो बी वाला है। ठीक है, इस बात बड़ी बारीकी से समझनी जरूरी है कि सबसे पहले हमें सिलेक्शन किस चीज का करना है। सिलेक्शन
देखो जो पहली चीज लिखी जाती है ना ऑलमोस्ट उसी का सिलेक्शन पहले होता है। यहाँ पे क्या कौन सी चीज पहले लिखी गई है? ऑप्शन ए में देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू आर लिखा गया, तो क्वेश्चन इसी से स्टार्ट करना है। बी में फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर लिखा गया है, तो यहाँ से इसी से स्टार्ट करना है क्वेश्चन। ए में बोला है कि एक ऐसा एग्जिस्ट एक्स है दुनिया में, बहुत ध्यान से पढ़ो स्टेटमेंट को, देयर एग्जिस्ट एन एक्स सच दैट कोई भी वाई हो उनका सम हमेशा पॉजिटिव कर देंगे हम। और इसी बात को कॉन्ट्राडिक्ट मैंने कैसे किया वो तो आपको क्लियर हो गया कि y को हम माइनस एक्स ले ले, माइनस एक्स माइनस वन ले ले, माइनस एक्स माइनस टू ले ले, कुछ भी ले लें, वी कैन कॉन्ट्राडिक्ट। अब बी ऑप्शन में मैं एक बार आके बताती हूँ तब आपको ए ऑप्शन और अच्छे से क्लियर होगा। बी में क्या कहना चाहता है ये जो आप सोच रहे हो ना आप लोग, वो बी में बोलना चाहता है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अब मैंने यहाँ पे सच दैट लिख दिया है, अगर आप इस स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख देते ना, ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे सच दैट ना लगा होता तो भी बिल्कुल ठीक थी ये स्टेटमेंट। देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, सच दैट यहाँ पे भी लगा हो सकता था, तो सच दैट से इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बी ऑप्शन में बोला हुआ है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ पे हमें एक्स से शुरुआत करनी है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर से, फॉर ऑल से शुरुआत करनी है। ध्यान देना कि x को मैं कुछ भी चूज कर लूं, मैं x को कुछ भी चूज कर सकती हूँ, ठीक है, मैं फ्री हूं। उसके बाद बोल रखा है देयर एग्जिस्ट है y, हर x के लिए कोई ना कोई y पक्का मिलता है सच दैट उनका सम पॉजिटिव हो जाए। हर x के लिए कोई ना कोई y पक्का मिलता है सच दैट उनका सम पॉजिटिव हो जाए। अगर देखा जाए तो मैं x को क्या ले सकती हूँ, x को मैं मान लो -10 लाख ले लेती हूँ, तो क्या मुझे इसके लिए कोई y मिल सकता है कि x प्लस वाई पॉजिटिव हो जाए? क्या पॉसिबल है ऐसा y निकालना? y को मैं कुछ भी ले सकती हूँ, एग्जिस्ट कराना है। क्या ऐसा y ढूंढना पॉसिबल है जो इस x से डील कर सके? बिल्कुल पॉसिबल है। -10 लाख प्लस 1 ले लो ना, -10 लाख प्लस 1 ले लो, x प्लस वाई करोगे तो क्या आएगा? 1 आ जाएगा विच इज ग्रेटर देन 0, राइट। अब इनमें ऊपर और नीचे में डिफरेंस क्या हुआ? ऊपर क्या रखा है कि एक ऐसा एग्जिस्ट एक्स मिलेगा जिसके लिए कोई भी वाई आ जाए उनका सम पॉजिटिव होगा। उसी बात को हमने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। अब अगर आपको इस तरीके से चीजें समझ में नहीं आ रही तो मैं नेगेशन से भी समझाती हूँ। बी में कह रखा है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, हर एक्स के लिए। अब इसमें बी में और ए में क्या फर्क है? बी में आपको हर एक एक्स लेके काम करना पड़ेगा, कोई भी रियल नंबर उठाना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। यानी x को कोई 1 भी ले सकता था, x को इज इक्वल टू 1 भी कोई भी ले सकता था, x को 2 भी ले सकता था। यानी हर एक x के लिए चेक करना पड़ेगा। यू विल हैव टू चेक फॉर ऑल x, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा फॉर ऑल x। ठीक है, यहाँ पे सभी x के लिए, अगर आप कह रहे हो कि बी ऑप्शन ट्रू है तो सभी के लिए ट्रू होना चाहिए कि नहीं? सभी के लिए ट्रू होना चाहिए। ए ऑप्शन में आप कह रहे हो कि ये गलत है, तो आप एक ऐसा एग्जिस्ट ये दिखा दो कि हर एक के लिए गलत है, ऐसा कोई भी एक्स नहीं मिलता हमें। आप ये दिखा दो कि ऐसा कोई भी हमें एक्स नहीं मिलता जिसके लिए कंडीशन होल्ड हो। ठीक है, एक भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एक मिल गया तो उससे ट्रू नहीं हो जाएगी स्टेटमेंट। सॉरी, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक, मैं गलत बोल गई यहाँ पे। बी ऑप्शन में आपको क्या दिखाना है? बी में आपको ये दिखाना है कि उन्होंने कह रखा है एक मिल जाएगा। बी में आपको ये दिखाना है एक भी नहीं मिलेगा ऐसा, और सॉरी ए में आपको दिखाना है एक भी ऐसा नहीं मिलेगा, और बी में आपको क्या दिखाना है? ये तो ट्रू ही है, तो फॉर ऑल ट्रू दिखाना पड़ेगा, मतलब सारे एक्स के लिए आपको काम करना पड़ेगा। ए में आपको इसको फॉल्स दिखाना है, ये कह रहे एक ऐसा मिल जाएगा, मैं कह रही हूँ एक भी एक्स एग्जिस्ट नहीं करता, नो सच एक्स एग्जिस्ट। एक भी ऐसा एक्स एग्जिस्ट नहीं करता सच दैट उसको वाई के साथ फॉर ऑल वाई की कंडीशन होल्ड हो जाए। क्योंकि यहाँ फॉर ऑल वाई बोला है ना, हर वाई के लिए एक्स प्लस वाई पॉजिटिव होना चाहिए, हर एक बंदे से उसकी दोस्ती होनी चाहिए। ठीक है, इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल से थोड़ा रिलेट करके देखो। क्या ऐसा कोई व्यक्ति दुनिया में है, आप खुद सोचो ऑप्शन ए के लिए, ऐसा कोई व्यक्ति दुनिया में है जिसकी हर एक से, जो हर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को जानता हो? क्या ऐसा कोई व्यक्ति दुनिया में है जो हर एक दूसरे व्यक्ति को जानता हो? इस दुनिया के में जितने भी 7 अरब 6 अरब लोग हैं,
उन सभी को कोई ऐसा व्यक्ति है जो सबको जानता हो पर्सनली? नहीं है ऐसा कोई। किसी न किसी व्यक्ति के लिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अननोन होते हैं। हम कितने परसेंट लोगों को जानते हैं? बहुत थोड़े से ना। तो वहां से रिलेट करो इस चीज को। उन्होंने कह रखा है कि ऐसा एक है दुनिया में जो सभी से उसकी दोस्ती हुई या सभी से जान पहचान हो। राइट? डिफरेंस समझ में आया या अभी भी कहीं पे कंफ्यूजन है? बताओ। आगे समझ में। समझ। एक को आ गया, बाकियों को नहीं आया। देखो, इनकी नेगेशंस भी हम बना के देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा, एक तो आप लोगों ने थोड़ा सा बताया करो आया कि नहीं समझ आया। नहीं आया तो भी बोलो, आया तो भी बोलो, कुछ तो होगा। मतलब बीच का तो नहीं है कि आया भी और नहीं भी आया। मैं पूछती हूँ आया तो भी नहीं कोई बोलेगा, मैं पूछती हूँ नहीं आया तो भी कोई नहीं बोलता। ठीक है? इतनी एनर्जी मत बचाया करो अपनी। टीचर की तो आप बुलवा बुलवा के निकाल देते हो, अपनी एनर्जी सेव करते रहते हो बिना बोले। देखो, एक पॉइंट की नेगेशन हम बनाते हैं, इसको नेगेट कैसे करेंगे हम? अगर ये हम बोल रहे हैं फॉल्स है, मैंने बोला अभी फॉल्स है, तो इसकी नेगेशन ट्रू होनी चाहिए। अग्री करते हो इस बात से? तो इसकी अगर हम नेगेशन बनाए और वो ट्रू हो जाए तो ये भी एक तरीका है चेक करने का। और अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स होती तो इसकी नेगेशन क्या होनी चाहिए? सॉरी, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होती तो इसकी नेगेशन फॉल्स होनी चाहिए थी। आप जानते हो ना, नेगेशन उल्टा होता है। स्टेटमेंट ट्रू तो नेगेशन फॉल्स, नेगेशन फॉल्स, नेगेशन ट्रू तो स्टेटमेंट फॉल्स। इसकी नेगेशन क्या बन जाएगी? देयर एग्जिस्ट किस में चेंज हो जाएगा? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। जल्दी बताओ क्या बनेगी? देयर एग्जिस्ट एक्स, सॉरी, वाई बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 0। ये बन जाएगी आपकी। ठीक है? यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स है ना, मल्टीपल क्या बोलते हैं उसको, कंपाउंड स्टेटमेंट जो भी बोलते हैं। ये एक पी की तरह ले लो, पी को नेगेट कर दिया, फिर इसको क्यू की तरह ले लो, क्यू को नेगेट कर दिया। ठीक है ना? इस कंप्लीट को क्यू की तरह ले लो। ठीक है? नेगेशन निकालने में तो किसी को दिक्कत नहीं हो रही। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस और दूंगी नेगेशन के आगे आने वाले असाइनमेंट में। ठीक है? तो ये नेगेशन बन जाएगी इसकी। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो इसकी नेगेशन ट्रू होनी चाहिए। नेगेशन को ट्रू कर सकते हो किसी तरीके से? बताओ। हर x के लिए कोई ना कोई y मिलेगा सच दैट उनका सम लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाए। मुझे लगता है काफी आसान है प्रूव करना, बिकॉज ऑफ दिस इनइक्वालिटी जो दे रखी, लेस देन और इक्वल टू 0। आप सिर्फ लेस देन पर ही नहीं, इक्वल टू 0 पे फोकस करो, तब भी आपका काम बन जाएगा। जल्दी से, मैं आपको 1 मिनट दे रही हूँ, जल्दी से मुझे इसको प्रूव करके दिखाओ। कुछ भी लॉजिक एक बता दो। प्रूव करने का मतलब ये नहीं कि आपको 4 लाइनें लिख के उसको प्रूव करना पड़ेगा। प्रूव करने का मतलब है सही लॉजिक बताओ मुझे इसका, कि क्यों ट्रू होनी चाहिए। मैंने आपके जो सॉल्यूशन प्रोवाइड किए हैं उसमें सब नेगेशंस लिख दी हैं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना। आपका होमवर्क क्या है? जिस भी क्वेश्चन में जिस भी तरीके की स्टेटमेंट है, जैसे थर्ड क्वेश्चन है ये, इसमें 4 स्टेटमेंट्स हैं, 4 ऑप्शंस हैं, इन सभी की आपको नेगेशन निकालनी। हर एक क्वेश्चन में जहां भी जो भी स्टेटमेंट दिखी है उसकी नेगेशन आपको निकालनी है। ए ऑप्शन की मैंने आपको निकाल के बता दी, बाकी बी सी डी की आपको निकालनी है, खुद से ट्राई करनी है, उसके बाद नोट्स में चेक करनी है कि हमने सही निकाली या गलत। फिर भी आपको कहीं डाउट आता है तो मुझसे कंसल्ट करना है। इज इट क्लियर? मैं आपका जवाब गेस कर लिया करूं या आपने मन मन में हाँ बोल लिया होगा? लेट मी गेस, लेट मी सपोज। ओके मैम, ओके।
भगवान ने आपको मुंह दिया है तो आप उस मुंह का इस्तेमाल करें, बोलें। ठीक है, सबको मुंह मिला है, मेरे को भी एक मिला, मैं बोलती हूँ तो आप भी बोला करो। ट्राई कर रहे हो आप इसका कैसे इसको हम प्रूव करें, किस तरीके से अप्रोच किया जाए? लेट मी जस्ट insert some more pictures. कौन है क्लास में? जॉय बताओ, आपने निकाल लिया? नहीं मैम। तो निकालो, किस चीज़ का वेट कर रहे हो? बहुत आसान है, मतलब इतना आसान क्वेश्चन है, बस आप इसको एक बार मीनिंग समझ जाओगे तो आप निकाल भी लोगे बहुत इजी। For all x belongs to R, there exists y belongs to R such that x plus y is less than equal to 0। अगर आप आंसर नहीं बताओगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। यस, किसका आंसर आ गया बताओ? इज इट सो डिफिकल्ट कि किसी का हुआ ही नहीं अभी तक? मैंने जैसे अभी कैसे आपको तरीका बताया था करने का इसको, रिमेम्बर? मैंने एक x लिया था, मैंने उसके लिए y ढूंढ लिया था। y किस टाइप का था? -x या -x-1। तो y को इस फॉर्म में ढूंढो, दिस इज हाउ वी प्रूव इट। नहीं तो आपको सारी दुनिया के जितने रियल नंबर्स हैं वो सब उठाने पड़ेंगे, हर एक रियल नंबर के लिए चेक करना पड़ेगा, और रियल नंबर्स आप जानते हो इनफाइनाइट होते हैं, तो इसमें आपकी पूरी उम्र निकल जाएगी, बट ये ए पार्ट नहीं सॉल्व होगा आपसे। तो इसलिए हम मैथमेटिशियंस थोड़े से स्मार्ट होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम एक जनरल फॉर्म ले लेते हैं किसी नंबर की, और उसी जनरल फॉर्म को फिर उसी फॉर्म में हमने y किसी टाइप का ले लिया और फिर उसी से हम कुछ प्रूव करेंगे, राइट? तो बताओ अब हम x के लिए ऐसा कौन सा y एग्जिस्ट कराएं? x हम कुछ भी ले रहे हो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, हम कौन सा y एग्जिस्ट करा दे सच दैट x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए? क्योंकि हम बोल रहे हैं कि नेगेशन ट्रू होना चाहिए, क्योंकि हम ओरिजिनल को फॉल्स बोल चुके हैं। तो बताओ। There exists x belongs to R for all y belongs to R such that x plus y is not less than or equal to 0। आई एम नॉट आस्किंग द नेगेशन, मैं ये पूछ रही हूँ इस चीज को आप प्रूव कैसे करोगे? आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे हो क्या? सब लोग नेगेशन निकालने में लगे हैं। नेगेशन तो मैंने निकाल दिया ना, मैंने कहा ये स्टेटमेंट ट्रू है, हाउ विल यू प्रूव इट? अब आज चाहे 6:30 बज जाए, वी आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड विदाउट दिस, क्योंकि आप लोगों का जब तक रिस्पॉन्स नहीं आएगा, हाउ विल आई नो कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, बट उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा मुझे। जब आप क्लास में रिस्पॉन्स नहीं देते हो तो फिर मैं कैसे मानूं टेस्ट में आपने क्या किया क्या नहीं किया?
यू विल हैव टू बी रिस्पॉन्सिव। अब आपको ये तरीका पढ़ने का पसंद आए या ना आए, बट यू विल हैव टू डू गिव मी द रिस्पॉन्स, देयर इज नो अदर चॉइस। बिकॉज आप पढ़ने आए हो तो आपको रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, और आपको अपने डाउट भी पूछने पड़ेंगे और डाउट चीज़ें भी बतानी पड़ेंगी। टीचर आपसे कुछ पूछना चाहता है तो वो भी आपको बताना पड़ेगा, अदरवाइज पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। पैसिव लर्निंग करनी है तो आप यूट्यूब पे बैठ के सारा दिन वीडियोस देख सकते हो। देयर आर इनफ नंबर ऑफ वीडियोस, इतनी वीडियोस हैं कि आप जैम की तैयारी इजीली कर सकते हो। फिर ये पेड कोर्सेज क्यों चलाए जा रहे हैं, आप खुद सोचो, क्या मीनिंग है पेड कोर्स ज्वाइन करने का। ठीक है, व्हेन यू आर ज्वाइनिंग अ कोर्स आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको एक स्ट्रक्चर्ड लेवल ऑफ पढ़ाई मिले, आपको एक इंटरैक्टिव क्लास मिले, आप अपने डाउट्स बता पाओ, पूछ पाओ, डिस्कशन कर पाओ। दैट इज वाई आपने एक कोर्स ज्वाइन किया है। अदरवाइज वैसे पढ़ना है तो फिर दुनिया वैसे भी पढ़ के निकालती, वो तरीका गलत नहीं है पढ़ने का। जस्ट आपके अंदर डिसिप्लिन हो तो आप उस तरीके से भी पढ़ सकते हो। बट आपने कोर्स ज्वाइन किया है तो आप उसके भी कुछ बेनिफिट्स उठाओ, ये कह रही हूं मैं। और अभी मैंने आपके सामने सब कुछ लिख दिया था, फिर भी किसी का रिप्लाई नहीं आया कि हाँ ये होना चाहिए। मैंने ये जस्ट आपसे इसका प्रूफ पूछ रही हूँ, और मैंने आपके सामने इसका आंसर भी अभी लिख दिया था। मैम वो y जो -(x-1) या फिर उससे बड़ा है सर? -(x-1) लेंगे, चलो देखते हैं, इसको चेक करके देखते हैं। x हम कुछ भी ले लें, y कुछ ऐसा ले लेंगे, ये कह रहे हो आप। तो x + y क्या आ जाएगा, x + -(x-1) ठीक है, x - (x-1) ये आ जाएगा, यानी कि x + y -1 आ जाएगा, विच इज लेस देन इक्वल टू 0, विच इज ट्रू। तो नाउ आप x कुछ भी ले लो, आप x 17 ले लेते तो y को क्या ले लेते, 17 मतलब -18। यस, आप x को 0 ले लेते तो y -1 आ जाता। आप x को -7 ले लेते तो y -8 आ जाता। कहने का मतलब आप कुछ भी ले लो, सॉरी -8 नहीं आ जाता, 7 ले लेते तो हाँ -6 आ जाता, जो भी आता। 7 ले लेते तो हाँ -8 आ जाता, ठीक है। तो आप x को कुछ भी ले लो, हमेशा आपको एक ऐसा y मिल जाएगा। हमने दिखा दिया, हमें एक ऐसा y मिल जाएगा। एक नहीं, मिल तो हजारों जाएंगे, लाखों जाएंगे, इनफाइनाइट जाएंगे, बट हमें अभी एक ही दिखाना था, तो हमने दिखा दिया, हमने प्रूव कर दिया कि ये बात सच हो सकती है। इसका मतलब ये नेगेशन वाली स्टेटमेंट जो ऊपर लिखी थी, ये क्या है, ट्रू है। बस इतना सा आपको प्रूव करना था। बात क्लियर हो गई सबको? यस मैम। कुछ बच्चे क्लास छोड़ के भी भाग गए? नहीं, अच्छा आ गए। संजना क्लियर है? दीपांश आप बीच में कहीं चले गए थे? मैम इलेक्ट्रिसिटी गई थी ना, तो यहाँ कनेक्शन नहीं हो पा रहा था। अच्छा, क्लियर हुआ क्या आपको? हम इसी पे अटके हुए थे, क्योंकि कोई रिप्लाई ही नहीं करता है, और जब तक रिप्लाई नहीं करता मुझे फुल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता पढ़ाने का। सच में ऐसे पढ़ाने में मज़ा नहीं आता अगर मैं सिर्फ बोलती रहूँ। ऐसी बहुत सी क्लासेस चल रही हैं, ऐसे बहुत से बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जो अकेले बोलते रहते हैं, लाइव क्लासेस के नाम पे लाइव क्लासेस चल रही हैं, लेकिन बच्चे को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है उससे उनको कोई मतलब नहीं होता। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दोज क्लासेस। महंगी महंगी क्लासेस बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स की चल रही हैं, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको वो क्लासेस पसंद है। बट मैं पर्सनली बताऊं, मुझे ऐसे मज़ा नहीं आता कि मैं ही बोलती रहूं। जो आपको मैं प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ, आपको वो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाउ विल आई नो? प्लीज ट्राई टू बी रिस्पॉन्सिव। इससे पहले आप क्लास में बोलते थे, नहीं बोलते थे, ऑफलाइन क्लासेस थी, कुछ भी था, अब आप थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव बनने की कोशिश करो, धीरे धीरे बनो। मैं ये नहीं कह रही हूँ एक दिन में इतना बोलना शुरू कर दो कि कुछ धमाका ही हो जाए, बट एटलीस्ट जो आपसे कहा जा रहा है उसको फॉलो करने की कोशिश करो। 4th क्वेश्चन पे आते हैं हम। हाँ, इसमें नेगेट करना है स्टेटमेंट को। अब ये स्टेटमेंट ऊपर से ही उठाई गई है, कुछ नई नहीं है, तो आप इसको नेगेट कर लोगे या मुझे बताने की ज़रूरत है? अगर आप कर लोगे तो आप ट्राई कर सकते हो, उसका रिटन सॉल्यूशन भी मौजूद है। अगर बताने की ज़रूरत है, कहीं पे किसी को कोई डाउट आए तो मुझे बताओ। अगर कुछ देखा जाए तो 15 सेकंड का क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर गेस करो एक बार। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप साथ के साथ ही आंसर गेस कर सकते हो, करो ट्राई।
मैम इसका वो आंसर हाँ, इसका आंसर बताओ क्या होना चाहिए, क्या लग रहा है आपको? There x belongs to R, there y belongs to R, x plus y is less than equals to लेस देन 0. इक्वल टू जीरो, एग्जैक्टली, सी ऑप्शन, राइट? यस मैम यस। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है, हमें बोला हुआ है हर x के लिए और हर y के लिए हमेशा ये एक सेकेंड, हाँ ठीक है। अब ऐसे ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है ये भी आप गेस कर सकते हो। हाँ ठीक है, ये वाली थी ना, ठीक है। ये स्टेटमेंट हर x और हर y के लिए हमेशा सम पॉजिटिव आता है दो नंबर्स का, पर ऐसा तो नहीं है ना। हम जानते हैं कि x को हम कुछ भी ले लें, मान लो -1 ले लें, y को हम 0 ही ले लें। क्या x प्लस वाई पॉजिटिव आ रहा है? नहीं, यहाँ तो -1 आ रहा है विच इज लेस देन 0। तो वैसे ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती है। क्या है ये स्टेटमेंट? फॉल्स। तो इसका मतलब जब आप नेगेशन बनाओगे तो वो क्या होगा? ट्रू होगा। एक बार इसको भी चेक जरूर कर लेना। नेगेशन आप लोगों ने बता ही दिया है, सी ऑप्शन आएगा कि फॉर ऑल एक्स है और फिर उसके बाद एक स्टेटमेंट है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, उसके बाद है कोई भी स्टेटमेंट पी ऑफ एक्स, फिर उसको नेगेट करेंगे। तो पहले इसको नेगेट करेंगे, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू आर, फिर अंदर पी ऑफ एक्स वाले को नेगेट करेंगे, तो पी ऑफ एक्स वाले को फॉर ऑल वाई नेगेट करेंगे, तो देयर एग्जिस्ट वाई बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 0। तो इस तरीके से नेगेट हो जाएगा। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। किसी को फिर भी कहीं डाउट रह जाता है तो पूछ लिया करो। मैम जो थर्ड क्वेश्चन का डी पार्ट है उसमें y स्क्वायर इज ग्रेटर देन x है, तो x को अगर हम नेगेटिव लेंगे तो कैसे होगा? x को अगर नेगेटिव लेंगे तब तो हो ही जाएगा वाई स्क्वायर ग्रेटर देन x। इन्होंने बोल रखा है देयर एग्जिस्ट एन x, देयर एग्जिस्ट एन x सच दैट हर y के लिए ये चीज होल्ड कर जाए। तो आपको कोई ना कोई ऐसा x जरूर मिलता होगा। आप इसमें केसेस बना के चल सकते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। x यहाँ पे पॉजिटिव हो सकता है, x यहाँ पे नेगेटिव हो सकता है और x यहाँ पे 0 भी हो सकता है। अब x अगर पॉजिटिव हुआ तो क्या, हाँ ठीक है, देयर एग्जिस्ट एन x फॉर ऑल y। x अगर पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा? अच्छा, देयर एग्जिस्ट इन एक्स, ठीक है, आई एम सॉरी, मैं इसको गलत इंटरप्रेट करने लग गई थी। इन्होंने बोला हुआ देयर एग्जिस्ट इन एक्स, एक ऐसा एक्स एग्जिस्ट करता है। अब वो एक्स चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे 0 हो, कोई ना कोई जरूर होगा, कोई ना कोई ऐसा एक्स जरूर होगा। चाहे आप एक्स को 0 ले लो, तान्या देखो, अगर हम एक्स को 0 ही ले लें तो क्या होगा? इन्होंने बोल रखा है फॉर ऑल y बिलोंग्स टू आर वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। क्या ये ट्रू है? x इज इक्वल टू 0 के लिए क्या हमेशा ट्रू हो सकता है? y की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। y की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। कौन सी वैल्यू पे कॉन्ट्रडिक्शन आ सकती है? किस y वैल्यू पे आ सकती है? y पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले सकते हो, फॉर ऑल y की बात कर रखी, किस वैल्यू पे अगर कॉन्ट्रडिक्शन आएगी तो आएगी? y को नेगेटिव लोगे तब भी ट्रू हो ही जाएगा, पॉजिटिव लोगे तब भी ट्रू हो जाएगा। तो प्रॉब्लम आ सकती है क्या कहीं? हम y को अगर 0 लेंगे तो एग्जैक्टली, y को अगर 0 लेंगे तो फिर ये तो ट्रू होगा ही नहीं। इन्होंने बोल रखा है फॉर ऑल y ट्रू होना चाहिए, इसका मतलब है आप x को 0 नहीं ले सकते। ये बात क्लियर है सबको? हम x को 0 तो नहीं ले सकते। अगर हम x को नेगेटिव ले लें तो क्या होगा, ये भी हमें सोचना चाहिए। अगर x को नेगेटिव ले लें तो कुछ लग रहा है कि हो जाएगा। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r y स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन x। अगर x नेगेटिव है, y के पास तो दो ही पॉसिबिलिटीज हैं बेचारा, या तो 0 हो सकता है या फिर पॉजिटिव हो सकता है। क्या 0 हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है? आप कहोगे होता है।
क्या पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है। यानी अगर x लेस देन 0 है तो ये बात हमेशा ट्रू हो रही है। तो इसका मतलब ऐसा x एग्जिस्ट कर गया ना, ऐसा x एग्जिस्ट करा और वो नेगेटिव नंबर में कोई एग्जिस्ट करा, कोई भी नेगेटिव नंबर ले लो। इन्होंने क्या रखा है बस कि देयर एग्जिस्ट एंड x बिलोंग्स टू आर। अब वो देयर एग्जिस्ट में चाहे 1 एग्जिस्ट करे, चाहे 25 एग्जिस्ट करें, चाहे 25,000 करें, चाहे इनफाइनाइट करें, इट डजेंट मैटर। एक कर गया, बात खत्म। और ज्यादातर क्या होता है जब एक करता है तो इनफाइनाइट करते हैं। मैथ्स में आप ऐसी चीजें बहुत पढ़ते हो, एक एग्जिस्ट कर गया तो इनफाइनाइट करते हैं। तो यहाँ पे एक एक्स एग्जिस्ट करना था, वो कर गया, हमें इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है। एक्स नेगेटिव कोई भी नंबर ले लेंगे, हमने देखा कि ये बात ट्रू हो जाएगी। क्या एक्स पॉजिटिव के लिए ट्रू थी? एक्स पॉजिटिव के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक्स पॉजिटिव में कोई भी नंबर आप लेने की कोशिश करते, मान लो आप एक्स को 5 ले लेते, तो ये कहते हैं कि फॉर ऑल वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स हो जाता। तो अगर फॉर ऑल वाई अगर ये ट्रू होता तो y को मैं 0 ले लेती, तो क्या 0 के लिए ट्रू हो रहा था? ये तो नहीं हो रहा था, राइट। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती। इसका मतलब x लेस देन 0 के लिए ट्रू है। क्लियर है? यस। जब आप करते हो टेस्ट तो इसको जल्दी जल्दी एनालाइज कर लिया, चलो x लेस देन, अब इन्होंने डी स्टेटमेंट ऐसी बोल रखी है तो शायद ये ट्रू भी हो सकती है, शायद ये फॉल्स भी हो सकती है। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा डी स्टेटमेंट ये ट्रू है कि फॉल्स है, एग्जाम में बैठ के मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, मैं इसकी नेगेशन बना के चेक कर लूँ, शायद इसकी नेगेशन चेक करना आसान हो, या दूसरा ऑप्शन है मैं इसमें केसेस बना के चलूँ। केसेस बना के चलूँ मैं, उन्होंने बोल रखा है कि देयर एग्जिस्ट एन एक्स, तो केसेस में मुझे फायदा होगा कि x लेस देन 0 का केस अलग, 0 का केस अलग, पॉजिटिव का केस अलग, तीनों केसेस में एक में भी ट्रू हो गया तो मेरा काम बन जाएगा। बट अगर यहाँ पर देयर एग्जिस्ट की जगह फॉर ऑल होता तो प्रॉब्लम हो जाती। तो हमें सबके लिए कराना पड़ता है ये चीज, समझ में आ रही है? तो पॉजिटिव के लिए भी होल्ड करना चाहिए था, नेगेटिव के लिए भी करना चाहिए था, और 0 के लिए भी करना चाहिए था। ये है डिफरेंस देयर एग्जिस्ट और फॉर ऑल में। ठीक है दीपांश? यस मैम। ए और बी में जो डाउट था आपका वो यहाँ से थोड़ा क्लियर होगा कि देयर एग्जिस्ट और फॉर ऑल में क्या डिफरेंस है। अब ए और बी ऑप्शन आप दोबारा ट्राई करोगे, सब लोग, सबके लिए कह रही हूँ, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। देयर एग्जिस्ट और फॉर ऑल में क्वेश्चन काफी अच्छा है, काफी डीपली समझने वाला है। तो एग्जाम में क्या करना है, या तो नेगेशन बना के देखो, नहीं समझ में आ रहा तो, अदरवाइज केसेस बना के देखो इस तरीके के क्वेश्चंस में। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आना एग्जाम में कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजीली आ सकता है ऐसा क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, चलो बताओ। ठीक है, प्लस अगर आप एग्जाम के बाद क्वेश्चन पेपर एनालाइज करो, इस बात को ध्यान से सुन लो, एग्जाम के बाद अब क्वेश्चन पेपर दोबारा ट्राई करोगे, जो आपकी जिम्मेदारी है। एग्जाम होने के बाद ये नहीं कि हमने इस डिस्कशन के बाद हमने सब सीख लिया, भाड़ में जाए क्वेश्चन पेपर। मैं कह रही हूँ क्लास में पढ़ाए हो एक दिन कम पढ़ना, लेकिन किसी टेस्ट को एनालाइज करने का ये मत सोचना कि टाल देंगे। जो भी टेस्ट आपने दिया है उसको दोबारा ट्राई करो, पूरा अच्छे से ट्राई करो, एक एक ऑप्शन में पूरा निचोड़ डालो, पूरा एनालिसिस कर डालो। ठीक है, आपके सब्जेक्ट का नाम भी एनालिसिस है। जब आप उसको मैच कर रहे होते हो, मेरी कहाँ पर गलती है, मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग पूछते हो कि मैम यहाँ मेरी गलती कैसे आ गई है, मेरा मार्क्स कैसे कट गया, क्या गलती थी। एनालाइज करना जरूरी है। आपने पेपर आधे घंटे में कर लिया, लेकिन 2 घंटे तक उस पेपर को एनालाइज करो, इस ऑप्शन में क्या हो सकता था, इसके अलावा क्या हो सकता था, ऐसे में कुछ चेंज करता तो क्या होता, इसकी बजाय ये होता तो क्या होता। इस तरीके की चीजें करो, क्योंकि यही चीज है जो आपको फायदा करेगी, यही चीज लॉन्ग रन में फायदा करेगी एग्जाम में स्कोर करने के लिए। ठीक है, एग्जाम में जल्दी जल्दी करो क्वेश्चंस, गुड, वेल एंड गुड, बट बाद में एनालाइज करते हो तो एक एक क्वेश्चन के पीछे पढ़ पढ़ के एक एक ऑप्शन को निचोड़ निचोड़ के एनालाइज करना है। ठीक है, अभी आपका पहला टेस्ट है इसलिए मैं आपको ये सारी टिप्स दे रही हूँ, फिर तो आप एक्सपर्ट हो जाओगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस लेके आओ जो मुझे भी समझ में ना आए। ठीक है, मैं तो आपके साथ ही लर्निंग प्रोसेस में हूँ, तो मुझे भी चैलेंजिंग लगे ऐसे क्वेश्चंस लेके आओ। 4th क्वेश्चन हो गया था हमारा, समझ में आ ही गया था आपको। 5th पे आते हैं। 5th क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है।
फिफ्थ क्वेश्चन में बोल रखा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, कंपोजिशन के बारे में हम पढ़ ही चुके थे। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोल रखा है बोथ f and g are 1 then GOFR is 1। आप में से कईयों ने इसको सही किया था। क्या ये आसान है प्रूफ करना? अगर f और g दोनों 1 है, जॉय बता सकते हो क्या करेंगे हम आगे, क्या करना चाहिए? नहीं मैम, ये मेरा गलत होता। देखो अब क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर में, ये बात ध्यान से सुनो। पीछे से शोर तो नहीं आ रहा मेरा? यहाँ से शोर तो नहीं आ रहा ना? या थोड़ा बहुत आ रहा है? नहीं ठीक। ठीक है। अगर क्वेश्चन आया हमारे सामने, फिफ्थ क्वेश्चन हमारे सामने पेपर में आया, हम क्या करेंगे? ऑप्शन ए हमने पढ़ा, हमें समझ में नहीं आया। क्वेश्चन का ऑप्शन जब आप पढ़ते हो, हमने ऑप्शन रीड कर लिया, अब इसके बाद हमें नहीं समझ में आ रहा कि ये या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ होता ही नहीं है। जब कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है, 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से चारों में से कुछ ट्रू होते हैं, कुछ फॉल्स होते हैं। अब हमें यही जज करना होता है। जो इन्होंने बोल रखा है इसके बेस पे हम क्या करते हैं फिर? सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए, ये चाहे आप कहीं नोट कर लो, आपका सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? एग्जाम्पल से एनालाइज करना। टेक एग्जाम्पल्स विच सेटिस्फाई दिस ऑप्शन। ऑप्शन 1 को सेटिस्फाई करने वाले एग्जाम्पल्स आपको लेने। ऑप्शन 1 को सेटिस्फाई करने वाले एग्जाम्पल आप ले सकते हो। सेटिस्फाई करने वाले के साथ साथ मेरा मतलब यहाँ पे ऐसे भी है कि कॉन्ट्राडिक्टरी भी आपको साथ साथ मिलेंगे। ए को अगर ये गलत होगा तो इसको कॉन्ट्राडिक्ट करने वाले एग्जाम्पल भी मिलेंगे, इसको गलत साबित करने वाले एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे। तो बस आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एग्जाम्पल लेने किसी भी प्रकार के जो इनकी कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हो। क्या आप ले सकते हो? मुझे 1-2 एग्जाम्पल बता सकते हो ऑप्शन ए के रिगार्डिंग? कुछ भी जो आपके दिमाग में आ रहा हो रैंडमली, बस f और g 1 होने चाहिए, बस इतना आपको ध्यान रखना है एग्जाम्पल लेते हुए। f को क्या ले लें? कोई भी फंक्शन आपके दिमाग में आ रहा हो, हमने इतने सारे ग्राफ ड्रॉ किए थे। sin x। आपको शुरुआत में sin x, लेकिन sin x कहाँ से कहाँ तक? वैसे तो -π/2 to π/2। -π/2 to π/2 0 to -π/2 to π/2 से -1 to 1। ठीक है, sin x ले लिया। और क्या ले लें? और एक बात ध्यान रखना, इजी से इजी एग्जाम्पल लेना। अब ये नहीं बहुत सारे मुश्किल एग्जाम्पल लेके बैठ गए, पहले इजी एग्जाम्पल लेने होते हैं। फिर आपने कुछ ले लिया, चलो f of x इज इक्वल टू √x ले लिया, f of x इज इक्वल टू x ले लिया। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक ले लें? -1 to 1 से r तक। ठीक है, बस कुछ नहीं है। अब हमें इन्हें कंपोज करके देखना है। हमने कंपोज करके देखा, कंपोज करके आना तो sin x ही है। हमने कुछ और एग्जाम्पल लिए इस तरीके से, पर ये तो सेटिस्फाई कर रहे हैं सभी एग्जाम्पल। असल में आप कोई भी एग्जाम्पल लोगे वो इसको सेटिस्फाई ही करेगा। इनको कंपोज करने के बाद क्या आएगा sin x ही आएगा कंपोज करने के बाद। फिर वो लग रहा है हमें वो तो 1 है, या √x ले लेते, साइन ऑफ √x में गड़बड़ हो जाती है, यहाँ से यहाँ तक डिफाइन नहीं होता। √x आप यहाँ से यहाँ तक ले सकते थे, और sin x आप 0 to π/2 इस तरीके से ले सकते थे, क्योंकि आपको इसकी डोमेन चेंज करनी पड़ेगी। 0 to 1 इस तरीके से ले सकते थे। छोटे मोटे चेंजेस ये सब करना आप सीख जाओगे, बट शुरुआत में जब आप एग्जाम्पल ले रहे हो तो आसान से आसान लेना। आप कुछ एग्जाम्पल्स लोगे, बिल्कुल बेसिक फंक्शंस के कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगे। e की पावर x, मॉड x तो चलो नहीं होता, और क्या 1 फंक्शंस के एग्जाम्पल हम ले सकते हैं? साइन इनवर्स x, हाँ fx इज इक्वल टू x। fx इज इक्वल टू x तो ले सकते हैं। x x के अलावा भी कुछ ध्यान में आ रहे हो?
x+1, इस टाइप के एग्जाम्पल आप ले सकते हो, 2x+7, लीनियर। ठीक है, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आप लोगे, आपको लगेगा ए ऑप्शन सही है, तो फिर आपने 2-4 एग्जाम्पल लिए, आपको ये गलत नहीं लगा, तो अब हमें क्या करना है, इसके प्रूफ की ओर बढ़ना है, क्योंकि हमने एग्जाम्पल लिए। कोई कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जाम्पल मिल जाता तो फिर तो हम सीधे ही बोल देते ये ऑप्शन गलत है, लेकिन अब ये गलत तो हो नहीं रहा, तो फिर हमें इसको कुछ आगे करना पड़ेगा इसमें काम, तो फिर आगे हमें इसके प्रूफ की बात करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर हम थोड़ा बहुत प्रूफ भी ट्राई कर सकते हैं, कोई प्रूफ कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, जो आपने पढ़ रखा है बस वही अप्लाई करना होता है। प्रूफ भी एक एप्लीकेशन है। GOF को अगर 1-1 प्रूव करना है तो क्या प्रूव करना होगा, एक जनरल आइडिया से किसी GOF को आपको 1-1 प्रूव करना है, तो 1-1 प्रूव करने का तरीका आपको सिखाया गया है। GOF को 1-1 प्रूव करना है, तो अगर आप ऐसे ले लोगे GOFX इज इक्वल टू GOFY, तो आपको क्या शो करना होगा कि x इज इक्वल टू y है। सिंपली ये शो करना है। 1-1 प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इफ समथिंग फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू समथिंग फंक्शन ऑफ y, देन x इज इक्वल टू y। अगर दो पॉइंट्स का वैल्यू सेम आ रही है किसी फंक्शन की, तो ये बात पक्की है कि वो पॉइंट सेम होंगे। तो यहाँ से आप क्या करोगे, g ऑफ f ऑफ x, थोड़ा इसको ओपन करके लिख दोगे, g ऑफ f ऑफ y। ठीक है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, क्या g 1-1 है। अब हम कुछ गिवन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तभी तो प्रूव हो पाएगा हमारे पास। f और g 1-1 बोल रखे हैं, तो g 1-1 है, तो g 1-1 है, तो g के अंदर जो भी पड़ा है, g ऑफ समथिंग इज इक्वल टू g ऑफ समथिंग आया, तो g 1-1 है, तो इसका मतलब वो समथिंग आपस में बराबर ही होंगे, तभी हो सकता है ये, राइट। आगे क्या Yes, करेंगे, ma'am. जॉय बताओ। आगे कुछ और भी दे रखा है क्वेश्चन में, जी का तो हमने इस्तेमाल कर लिया, एफ के बारे में भी बोल रखा है कुछ, हाँ एफ के बारे में भी बोल रखा है, वो 1-1 है। अब क्या करें, एफ अगर 1-1 है तो क्या होगा, यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर पाओगे, कोई और बताए। क्या बात है नहीं क्या क्लास में, बहुत इजी है, ट्राई करो आप लोग, बहुत ज्यादा इजी। हमारा 6:30 तक का ही टाइम है हमारे पास। अरे भाई एफ भी तो 1-1 है, एफ 1-1 है, तो एफ ऑफ समथिंग इज इक्वल टू एफ ऑफ समथिंग है, तो इसका मतलब वो समथिंग आपस में बराबर होंगे ना। हम शुरू करके कहाँ से चले थे, जी ओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ओ एफ ऑफ वाई, और हम कहाँ पे गए, एक्स इज इक्वल टू वाई पे, तो इसका मतलब क्या हुआ, जी ओ एफ इज 1-1 है कि नहीं। फर्स्ट और लास्ट स्टेप को देखो, फर्स्ट स्टेप में ये लिया था हमने, लास्ट स्टेप में हम यहाँ पे आ गए। 1-1 का क्या मतलब है, किसी दो पॉइंट्स पर किसी भी फंक्शन की वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो पॉइंट्स ही सेम है, तो हम वो मिल गया, हमें वो दोनों पॉइंट सेम मिल गए, तो जी ओ एफ क्या आ गया, 1-1। इस बीच की जर्नी में हमने किस किस चीज़ों का इस्तेमाल किया कि जी 1-1 है, जी 1-1 था इसलिए एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई बराबर आ गए। अब क्योंकि एफ 1-1 था तो एक्स और वाई बराबर आ गए, बस हम वहां से लेकर यहाँ तक पहुंच गए और हमारा प्रूव हो गया, इसलिए ए ऑप्शन क्या है, ट्रू है। ठीक है, बताइए जरा। Yes, ma'am. बाकी के इसके सारे ऑप्शंस आप खुद ट्राई करेंगे। सी ऑप्शन का मैं आपको हिंट दे देती हूँ। सी ऑप्शन में कॉन्ट्रा पॉजिटिव अगर आप प्रूव कर दो, कोई स्टेटमेंट और उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव साथ में ही ट्रू होते हैं, साथ में ही फॉल्स होते हैं। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी क्या होगा, ट्रू होगा। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, मैं सबके हिंट दे रही हूँ आपको,
सॉल्यूशन अभी नहीं अपलोड करूंगी, पहले आपको इसको ट्राई करना है और कल आके मुझे क्लास में बताना है। इसमें आप क्या करो, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव मुझे एक बार बना के दिखाओ, फिर मैं आपको आगे बात करती हूँ। क्या बन सकता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव? इस स्टेटमेंट का नेगेशन, मतलब नॉट दिस देन नॉट दिस। जल्दी बताओ दीपांश, आप आज आप भी नहीं बोल रहे हो, क्या बात है? If f is not 1 1, then GOF is not 1 1. Yes, exactly. If f is not 1 1, then GOF is not 1 1. हम ना इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के बजाय इस कॉन्ट्रा पॉजिटिव को इधर प्रूव करने की कोशिश करते हैं या कुछ ऐसा लेके चलते हैं। चलो मैं इसका प्रूफ करा ही देती हूँ आपको। बी ऑप्शन आपको खुद करना है, आपको इसमें काउंटर ढूंढ के लाना है। काउंटर से मतलब समझते हो? काउंटर का मतलब क्या होता है? किसी भी स्टेटमेंट को फॉल्स कहने के लिए एक एग्जाम्पल ही काफी है जो उसको कॉन्ट्राडिक्ट करे। किसी भी स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूव करना है, जैसे यहाँ पे हमें बी को फॉल्स प्रूव करना पड़ेगा क्योंकि बी ट्रू नहीं है, तो उसको फॉल्स प्रूव करने के लिए मैं एक एग्जाम्पल दे दूं जो उसको सेटिस्फाई नहीं करता, उसको बोला क्या जाएगा? काउंटर एग्जाम्पल। एक ऐसा एग्जाम्पल दे दो जिसमें एफ और जी तो बाइजेक्टिव हो, एफ और जी कोई भी एक बाइजेक्टिव हो, लेकिन जीओ एफ बाइजेक्टिव ना आए। बस इतना काम है आपका, वो बहुत आसान एग्जाम्पल मिलेगा। तो आपको एक एग्जाम्पल ढूंढ के लाना है जो इफ वाली कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर जाए बट देन वाली कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे। सी ऑप्शन अभी मैं कराती हूँ। डी ऑप्शन में आपको जो करना है वो डी ऑप्शन से रिलेट करता है। डी और सी आपस में बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं। एक बार आप सी कर लोगे तो डी भी कर लोगे, तो बी और डी कल आपसे पूछे जाएंगे। सी करते हैं एक बार। अगर जीओ एफ 1 1 है देन एफ इज 1 1। मैं एक चीज मान के चलती हूँ, लेट एफ इज नॉट 1 1। तो मुझे अब क्या प्रूव करना चाहिए अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है? सॉरी डिस्टर्बेंस हुआ पीछे से। अगर एफ नॉट 1 1 है तो मुझे क्या प्रूव करना होगा? कि जीओ एफ भी नॉट 1 1 है। चलो एक सेकेंड, नहीं एक और तरीके से हम इसको प्रूव करते हैं। देखो, इफ जीओ एफ इज 1 1 देन एफ इज 1 1। ठीक है, या तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी या ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। इधर सी इज अ ट्रू स्टेटमेंट और इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। मान लेते हैं कि ये फॉल्स है, मान लेते हैं कि ये फॉल्स है। ये कह रहे हैं कि एफ इज 1 1, मैं मान लेती हूँ ये गलत है, मेरे हिसाब से ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसका मतलब क्या होगा कि एफ इज नॉट 1 1। अगर मैं फॉल्स बोल के चल रही हूँ तो एफ इज नॉट 1 1 होगा। कॉन्ट्रा पॉजिटिव को हटा दो एक बार रास्ते से। अगर फॉल्स है तो एफ 1 1 नहीं होगा, बट जीओ एफ वहां पे वो 1 1 दे रखा है। कॉन्ट्राडिक्शन हम किस में मान के चल रहे हैं कि इसका जो रिजल्ट है ना वो देन वाली स्टेटमेंट वो गलत है। अगर वो गलत है तो एक बार इसका कंक्लूजन देखते हैं। अगर कोई फंक्शन 1 1 नहीं है तो कोई ना कोई एक्स और वाई ऐसे एग्जिस्ट करेंगे सच दैट वो आपस में तो बराबर ना हो बट उनकी इमेजेस बराबर हो। क्या ये बात सही लिखी है मैंने या कुछ गलत? अगर कोई फंक्शन 1 1 नहीं है तो ऐसे एक्स और वाई मिलेंगे सच दैट वो आपस में तो बराबर ना हो बट उनकी इमेजेस बराबर हो। यही होता है 1 1 का मतलब। फॉर एग्जाम्पल नॉट 1 1 का मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन है। ये पॉइंट यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1 है। 1 और -1 पे क्या आती है? इमेजेस सेम आती है। 1 इज नॉट इक्वल टू -1 बट एफ ऑफ 1 यहाँ पे क्या होता है? एफ ऑफ -1 के बराबर होता है। तो नॉट 1 1 का क्या मतलब है कि एक्स और वाई बराबर ना हो। ऐसे एक्स और वाई आपको जरूर मिल जाएंगे सच दैट वो बराबर ना हो बट उनकी इमेजेस बराबर हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ से? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई हो गया। अब देखो जी, अगर मैं दोनों साइड अप्लाई कर दूं, मैं अगर ये बोल रही हूँ कि a इज इक्वल टू बी, किसी भी दुनिया के फंक्शन के लिए a इज इक्वल टू बी है, तो क्या उस फंक्शन के लिए कोई भी फंक्शन h ले लिया हमने, ठीक है, किसी डोमेन से लेकर किसी को डोमेन तक, अगर a और b
जहाँ पे ए और बी डोमेन के एलिमेंट्स हैं, अगर वो दोनों पॉइंट्स बराबर हैं तो उनकी इमेजेस भी बराबर होंगी, यस और नो? मैं कह रही हूँ, मैं इस पॉइंट की इमेज निकाल रही, ए और बी, बट कोई कह रहा है ये दोनों पॉइंट्स हैं ही ये, तो इनकी इमेजेस भी तो सेम होंगी, ए और बी, ये तो एक ही पॉइंट बन जाएगा, तो इसकी इमेज जो भी आएगी वो एक ही होगी, ठीक है? तो अगर कोई दो पॉइंट्स बराबर हैं तो उनकी इमेजेस भी तो सेम होती हैं। तो अगर एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई दो पॉइंट्स हैं जो बराबर हैं, तो इनकी इमेजेस भी तो सेम होंगी, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ओ एफ ऑफ वाई। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जी ओ एफ एक्स इज इक्वल टू जी ओ एफ वाई। लेकिन जी ओ एफ के बारे में अभी एक बात कह रखी थी, देखो उन्होंने बोल रखा है जी ओ एफ तो 1 1 है सी ऑप्शन में। अगर जी ओ एफ 1 1 है तो किन्हीं भी दो पॉइंट्स पर अगर ये इक्वल होते हैं तो एक्स और वाई तो बराबर होने चाहिए। बट अब ध्यान दो, हम शुरुआत में मान के चले थे कि एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, और नीचे आ गया एक्स इज इक्वल टू वाई, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई? क्योंकि हम उल्टी चीज़ें मान के चले थे। इसको बोलते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, कि हम कुछ उल्टा मान के चले और लास्ट में दिखा दें कॉन्ट्राडिक्शन। जैसे हमने उल्टा मान लिया था कि एफ इज़ नॉट 1 1, इसी उल्टे सीधे मानने की वजह से हमारा लास्ट में कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। पहले हमने एक्स नॉट इक्वल टू वाई बोला, नीचे लास्ट में एक्स इक्वल टू वाई आ गया। एक गड़बड़ किस वजह से हुई? क्योंकि हमने उल्टी चीज़ मान ली थी। इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, इसका मतलब जो हमने माना था वो गलत है। हमने माना एफ इज़ नॉट 1 1, इसका मतलब क्या हो गया, क्या हुआ इसका मतलब? एफ इज 1 1। 1 1, ये कॉन्ट्राडिक्शन थी हमारी, ठीक है? इसका डिटेल प्रूफ भी लिखा हुआ है, एक बार उस सॉल्यूशन में देख लेना। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे बताओ। ठीक है, बढ़े आगे। ये वाला इस स्टेटमेंट का नेगेशन निकालना था, शॉर्ट आंसर टाइप था, सेंटेंस की फॉर्म में इसको आपको आंसर लिखना था। बोल रखा है कि एनीवन लिविंग इन लॉस एंजलिस हु हैज ब्लू आईज विल विन द लॉटरी एंड विल टेक रिटायरमेंट बिफोर द एज ऑफ 50। ऐसा कोई व्यक्ति जो लॉस एंजलिस में रह रहा है, जिसकी आंखें नीली हैं, वो लॉटरी जरूर जीतेगा और रिटायरमेंट उसकी हो जाएगी 50 साल से पहले। इसका उल्टा क्या हो सकता है? एनीवन लिविंग इन लॉस एंजलिस का मतलब क्या हुआ? फॉर ऑल पर्सन बिलोंगिंग टू लॉस एंजलिस जिनकी ब्लू आईज है, उनके बारे में बात कर रखी है। किसके बारे में बात कर रखी है, किसको मेंशन किया गया, पहले हमें उस बात पे ध्यान देना है। मेंशन किया गया है ऐसे व्यक्तियों को, एनीवन लिविंग इन लॉस एंजलिस हु हैज ब्लू आईज, ये है मेन हमारा फ्रेज। तो कोई भी व्यक्ति जो लॉस एंजलिस में रहता है नीली आंखों वाला। इंडिया में कौन है नीली आंखों वाला, जानते हो किसी को? फिल्में नहीं देखते क्या? इतने शरीफ बच्चे हैं बेचारे। दीपांश, आपने कौन सा सॉल्यूशन भेजा हुआ है? वो मैम ए पार्ट का भेजा था, अच्छा इसके पहले वाले का। अच्छा, ठीक है। चलो, इंडिया में जिसकी ब्लू आईज है वो कौन है? ऐश्वर्या राय है। गाना है मैम, गाना है। गाना? चलो, और तो मुझे कोई पता नहीं, ऐश्वर्या राय के बारे में पता है मुझे, और भी हैं एक दो, होने को तो बहुत होंगे, हम नहीं जानते। तो देखो, इन्होंने सारे लोगों के बारे में बात कर रखा है जिनकी ब्लू आईज है और वो लॉस एंजलिस में रहते हैं। तो हमें अब फॉर ऑल वाली बात हो गई, एनीवन मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो
इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो फॉर ऑल को किस में चेंज करेंगे हम, देयर एग्जिस्ट में। मैथमेटिकली थोड़ा करेंगे ना, इसको समझिए। देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल पर्सन लिविंग इन लॉस एंजलिस, तो देयर एग्जिस्ट का इंग्लिश वर्जन क्या होगा कि समवन, हम समवन लिख सकते हैं या देयर एग्जिस्ट भी लिख सकते थे। समवन लिविंग इन लॉस एंजलिस हैविंग ब्लू आइज, ऐसा कोई व्यक्ति है लॉस एंजलिस में, एक ऐसा व्यक्ति एग्जिस्ट करता है लॉस एंजलिस में जिसकी ब्लू आइज है। अब हमें आगे की दो स्टेटमेंट्स हैं देखना। एक पी स्टेटमेंट है, पी स्टेटमेंट को मैं क्या बोल रही हूँ, विनिंग द लॉटरी। एक ये स्टेटमेंट है विनिंग द लॉटरी। पी के साथ एक क्यू स्टेटमेंट है, एंड लगा के पी एंड क्यू, ऐसे दो स्टेटमेंट दे रखी है, विनिंग द लॉटरी एंड टेकिंग रिटायरमेंट बिफोर 50, टेकिंग रिटायरमेंट बिफोर 50। तो बस हमें पी एंड क्यू को जब नेगेट करेंगे तो कैसे करेंगे, नॉट पी और नॉट क्यू, या तो क्यू नहीं होगा या पी नहीं होगा, या तो वो लॉटरी विन नहीं करेगा या वो रिटायरमेंट बिफोर 50 नहीं लेगा। बस सिंपल। समवन लिविंग इन लॉस एंजलिस हैविंग ब्लू आइज, आगे क्या लिखना है, बस हमें ये लिखना है नॉट पी, ये लिखना है विल नॉट विन द लॉटरी, एंड को और में चेंज करेंगे, और क्या था नीचे, क्या था, और विल नॉट टेक द रिटायरमेंट बिफोर 50, आप आगे लिख लो। ठीक है, इसका आंसर भी मेंशन किया हुआ है टेस्ट में, वहां से जाके भी आप कंफर्म कर सकते हो। मेरा मेन मोटिव क्या था, आपको लॉजिक बताना। क्लियर है मैम? सबकी ब्लू आइज तो नहीं होंगी। सबकी ब्लू आइज तो नहीं होंगी। यहाँ पे बात किसकी की गई है, ऐसे व्यक्तियों की बात की गई है, ऐसे सारे व्यक्ति कलेक्ट कर लिए जो लॉस एंजलिस में रहते हैं, उनकी ब्लू आइज है। लॉस एंजलिस में रहने वाले ब्लू आइज के लोगों की बात की गई है। ब्लैक आई है अगर आपकी और आप लॉस एंजलिस में रहते हो तो ये आपकी बात नहीं की गई है, तो यहाँ पे आपका मेंशन नहीं किया गया। अगर आपकी ब्लू आइज है तो आपका मेंशन है, अदरवाइज यहाँ आपकी बात नहीं हो रही है। भले ही एक व्यक्ति भी ना हो ब्लू आइज वाला, इट डजेंट मैटर, चाहे ये इंडिया में लिख देते हैं एनीवन लिविंग इन इंडिया हु हैज ब्लू आइज। इंडिया में तो कितने ही लोगों की ब्लू आइज होती है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ रहा है। हमें ये देखना स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट का कंक्लूजन क्या निकलता है। ब्लू ब्लैक से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बाहर तो लोगों की होती हैं ब्लू आइज, ब्लू आइज हिप्नोटाइज कर दिए मैंने। समझ में आया? यस मैम। ओके, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। तो ये बता दो जल्दी से, 7th क्वेश्चन में तो बहुत आसान है, हमें ऑन टू फंक्शंस निकालने, सीधा फॉर्मूला निकालना लगाना था। आंसर क्या आया था? किसी का नहीं आया है तो मुझे बताओ, मैं एक्सप्लेन कर दूँ। 150 150 आएगा आई थिंक। ठीक है, यही आया था। यस मैम। 8th क्वेश्चन, yes कंपोजिशन ऑफ एफ विद एफ, एफ को एफ के साथ ही कंपोज करके वापस एफ किस किस में आ रहा है ये पूछा हुआ है। ये किस किस का नहीं हुआ था तो मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, और मुझे लगता है करवाने लायक क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कुछ नई बात है। तो यस, देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो कैसे निकालेंगे हम कंपोजिशन फंक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमें निकालना आना चाहिए। f के अंदर आप क्या डालोगे, f ऑफ x। पहले मैं f ऑफ x की डेफिनेशन एक बार लिख लेती हूँ। x लेस देन -1, x लेस देन -1 के लिए f ऑफ x क्या देता है हमें, ऑप्शन ए देख रहे हैं हम, ऑप्शन ए में देखो ये देता है -1। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे -1 नहीं आएगा, f ऑफ -1 आएगा, क्योंकि f ऑफ x आप कर रहे हो तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। राइट, यस और नो? इसको हम अभी देख लेंगे क्या आता है। हाँ, x बिलोंग्स टू -1 to 1, तो हमारा f ऑफ x फंक्शन क्या आता है, f ऑफ x तो मॉड x आता है। ठीक है, लेकिन हमें निकालना है f ऑफ x, मतलब एक बार फिर से f अप्लाई करना है। ठीक है, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कहोगे आप कर देंगे।
तीसरे में बोल रखा है एक्स ग्रेटर देन 1, इसके लिए आ रहा है 1, मतलब इसके ऊपर फिर से एफ अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हमें निकालना है कंपोजिशन फंक्शन एफ ऑफ एक्स। तो बस अब हमें इन तीनों की वैल्यूज जज करनी है। क्या आप मुझे बता सकते हैं -1 की वैल्यू एफ फंक्शन में क्या थी? हमें ऑप्शन ए पे वापस जाना है, -1 पे उसकी वैल्यू चेक करनी है। जरा देखें ध्यान से, ये देखिए, ये यहाँ पे -1 पे वैल्यू पता चल रही है हमें फंक्शन की। -1 पे क्या वैल्यू देगा बताओ? -1 रखोगे तो 1 ही आएगा, तो मैं इसको 1 से रिप्लेस कर देती हूँ यहाँ पे। नीचे एफ ऑफ मॉड एक्स है, मॉड एक्स पर जब आप, अब मॉड एक्स भी एक कैसा है यहाँ पे ध्यान देना है, मॉड एक्स भी एक कौन सा वाला है? -1 से 1 के बीच का मॉड एक्स है, मतलब -1 से 1 के बीच में जब आप देखते हो तो ये मॉड एक्स आता है, और ये मॉड एक्स किसके बीच का ही होता है? -1 to 1 के बीच का। तो उस पर मॉड एक्स अप्लाई करोगे तो क्या होगा, मतलब एफ अप्लाई करोगे तो क्या होगा? अगेन -1 से 1 के सभी नंबर्स के ऊपर फिर से एफ अप्लाई हो जाएगा, यानी मॉड ऑफ मॉड एक्स हो जाएगा। मॉड ऑफ मॉड एक्स करो या मॉड एक्स लिखो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। अब 1 पे देखो, एफ ऑफ 1 निकालना है हमें। 1 पर क्या वैल्यू दे रहा है? फिर से बीच वाले पे जाओ, 1 पे तो ये मॉड एक्स दे रहा है, मॉड एक्स मतलब मॉड ऑफ 1, मॉड ऑफ 1 मतलब 1। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? ऐसे करना है हमें इस क्वेश्चन को। मैम बताओ ऑप्शन ए करेक्ट आया कि फॉल्स आया? बोलो दीपांश। ये मैम बीच वाला जो है x बिलोंगिंग्स टू -1, 1, ये दोबारा एक्सप्लेन करना। x बिलोंग्स टू -1, 1, जब आपका x इसमें लाई करेगा तो आपको मॉड x निकल के बाहर देगा। मान लो आपका x 0.5 हो जाता है तो क्या देगा? ये 0.5 देगा। -0.5 हो जाता है तो -0.5 देगा, यानी मॉड x रेंज आएगी इसकी। ठीक है, फिर से आपने बीच वाले में हमें क्या करना था? फिर से इसके ऊपर f अप्लाई करना था। यहीं पे आपको डाउट है? नहीं मैम, ये जो आपने मॉड एक्स लिखा है, मतलब ये डिफाइन करके जो मॉड एक्स कैसे बना? अच्छा, मॉड x कैसे लिख दिया? f ऑफ मॉड x जब हम करेंगे तो क्या होगा? f के अंदर कौन सी वैल्यूज इनपुट हो रही है, पहले हमें ये ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो इनपुट के बारे में पता है ना, फिर आउटपुट के बारे में पता करना पड़ेगा। मतलब पहले इनपुट पता होना चाहिए। इनपुट कैसा है इसके अंदर का? -1 to 1 के बीच के एलिमेंट्स डाले थे, मॉड x आ गया था, यानी 0 to 1 के बीच के एलिमेंट्स आएंगे इसके अंदर। अग्री करते हो इस बात से? इस मॉड x की वैल्यू, मॉड x का जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है? 0 to 1। क्योंकि असल में जब आप -1 to 1 के बीच के नंबर से और -1 to 1 डाल रहे थे तब आपको मॉड x मिल रहा था। ठीक है, यहाँ पर फंक्शन आपको क्या वैल्यू दे रहा था? फंक्शन आपको वैल्यू दे रहा था मॉड x। अब जब x इनके बीच में बिलोंग करेगा तो इस मॉड x की क्या क्या रेंज हो सकती है? ऐसा तो है नहीं मॉड x 2 आ जाएगा किसी वैल्यू के लिए, नॉट पॉसिबल। S3 आ जाएगा, नॉट पॉसिबल। -2 आ जाएगा, नॉट पॉसिबल, बिकॉज हम डाल क्या रहे हैं उसके अंदर। आप जूसर के अंदर अगर गाजर डाल रहे हो तो गाजर का जूस निकलेगा ना, तो यहाँ पे गाजर जो है हमारी क्या है? -1 to 1, उसी का जूस निकलेगा। उसका जूस निकलेगा तो उसकी रेंज सेट क्या आएगा? 0 to 1 आएगा। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ये बात समझ में आई कि नहीं? यस मैम। अब ये जो मॉड x है इसकी रेंज ये है। अब इस पे फिर से f अप्लाई करोगे। f अप्लाई करोगे तो f के पास वापस जाओगे। मेरे कहने का मतलब है f अप्लाई करोगे तो इसी के पास वापस जाओगे। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे 0 to 1 जब हमारा x है तो कहाँ पे लाई करता है? रेंज ये वाली रेंज नहीं होगी 0 to 1 में, हाँ ये वाली होगी, और ना नीचे वाली होगी। तो जब 0 to 1 हमारा x होता है तो हमारा f फंक्शन क्या कर देता है? मॉड कर देता है। तो फिर से मैंने क्या किया? ये जो मॉड x था इसी का फिर से मैंने मॉड किया, ये आपको समझाया मैंने। हमारा f जब इस रेंज में लाई करता है तो f फंक्शन क्या करता है? f ऑफ x, जब मैं दोबारा f अप्लाई करूंगी तो क्या कर देगा हमारा f फंक्शन? f ऑफ मॉड x, यानी कि मॉड कर देगा इसका, मॉड ऑफ मॉड x। इस रेंज में होता है तब वो मॉड करता है। ऊपर और नीचे वाली रेंज में तो कुछ अलग ही कर रहा है, -1 और 1 दे रहा है। इसीलिए मैंने आपको ये रेंज बताई 0 to 1 वाली। बात समझ में आई? यस मैम। ठीक है, क्लियर है? कहीं डाउट हो तो अभी भी बता दो। ठीक है, तो बस
यहाँ पे मॉड ऑफ मॉड एक्स किया तो डबल मॉड की बजाय मैंने सिंगल मॉड ही लिख दिया, क्योंकि डबल मॉड करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो ये क्या हमारे एफ फंक्शन के बराबर आ रहा है या नहीं? क्या ये दिख रहा है उसके जैसा? शक्ल मैच करनी है बस। क्या ये ट्विंस की तरह दिख रहे हैं या अलग है? नो मैम। नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल अलग अलग शक्लें हैं। देखो सब कुछ सेम है, लेकिन ऊपर -1 होना चाहिए था, जो कि नहीं है। यहाँ पे -1 होना चाहिए था, यहाँ पे तो 1 है। इसका मतलब ये एफ के बराबर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए नहीं आएगा। ऑप्शन बी को सिमिलरली चेक कर लेंगे आप लोग, बहुत आसान है ऑप्शन बी। ऑप्शन ए चेक करना ज़्यादा मुश्किल था, इसलिए मैंने वो करवा दिया। बी ऑप्शन चेक करना आपका काम है। किसी का क्वेश्चन ये सही हुआ था? मेरा ठीक है, तान्या का? यस वेरी गुड। अब ये 9th क्वेश्चन में बोला हुआ है, रैशनल इरेशनल की बात की गई है। नंबर रैशनल है, इरेशनल है, ऐसी बातें पूछी हुई हैं। सबसे पहली बात तो ना तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन पीरियोडिक है। हाँ, एक पैटर्न ज़रूर दिख रहा है, पर वो रेपिटेटिव पैटर्न नहीं है, वो बेवकूफ़ बनाने वाला पैटर्न है। यहाँ 1 बार 1 है, यहाँ 2 बार है, यहाँ पे 3 बार है। मैंने बताया था ऐसे नंबर्स रैशनल नहीं होते, ऐसे नंबर सिर्फ झांसा देते हैं। ये रैशनल नहीं है, इरेशनल है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन में बोल रखा है इसकी नॉन पीरियोडिक डेसिमल एक्सपेंशन होगी। बिल्कुल होगी, क्योंकि इरेशनल नंबर है तो इरेशनल की तो नॉन पीरियोडिक ही होती है। पीरियोडिक बोलते तो फिर वो रैशनल होता, मतलब रैशनल होता तभी पीरियोडिक होती। तो सी ऑप्शन भी गलत है, सॉरी सी ऑप्शन सही है, क्योंकि इरेशनल है इसलिए नॉन पीरियोडिक। डी ऑप्शन में बोल रखा है, डी ऑप्शन का भी आपको नेगेशन फाइंड आउट करना है, ये आपका टास्क है। ठीक है, कल आप इसका नेगेशन फाइंड आउट करके लाओगे और फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। ये मैम बिना नेगेशन के भी हो जाएगा? बिना नेगेशन के भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बताओ कैसे किया था? मैम इसमें दिया है सच दैट r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो हाँ। हम इसमें r को अगर q से बड़ा ले लेंगे, क्योंकि r इज ग्रेटर देन 1 दिया है, तो हम 3 भी ले सकते हैं जो कि q से बड़ा होगा इन द केस ऑफ q इक्वल टू 2। फॉर ऑल क्यू, किसी भी क्यू के लिए पहले तो हमें चेक करना है, एक सेकेंड। फॉर ऑल क्यू चेक करना है, क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके लिए आपको आर एग्जिस्ट करा के लाना है। तो कोई क्यू सिलेक्ट करो पहले अपना। आपने क्यू क्या सिलेक्ट किया? फॉर ऑल क्यू ये चीज़ होल्ड करनी चाहिए। अगर आप क्यू को 2 ही ले लो तो उसके लिए कोई ना कोई आर मिलना चाहिए सच दैट आपका अल्फा इनके अंदर बिलोंग करे, राइट? तो अगर आप क्यू को 2 ले रहे हो तो कोई आर ऐसा एग्जिस्ट करेगा? 2। हाँ ठीक है, 2 ले रहे हो तो अब ये सामने ही दिख जाएगा, एक सेकेंड। हाँ 2 ले रहे हो क्यू को, तो क्या कोई ऐसा आर हमें मिलेगा कि अल्फा इस इंटरवल में बिलोंग करे? क्वेश्चन ये है ना। तो आपने क्या लिया बताओ? आर को हम 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेने के लिए बोला, उन्होंने कंडीशन लगा रखी है आर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। आर को 1 लो, चेक करो। आर को 2 लो, चेक करो। 3 लो, चेक करो। तो आपको यहाँ पे दीपांश समझ में आ गया होगा जो इसका फंडा है मेन। आप आर को 1 लोगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा, मतलब आपका रेंज क्या बन जाएगा? 1/2 से 1। क्या अल्फा इसके अंदर बिलोंग करता है? अब आप कहोगे हम कैसे चेक करें, हमें क्या पता अल्फा इसके अंदर बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो तो डेसिमल जैसा है। देखो वो डेसिमल है पर वो समथिंग 0.1 टाइप का है ना। और ये जो रेंज आएगी ये कहाँ से कहाँ तक आ रही है? 0.5 से 1 तक। ये बात क्लियर हो रही है सबको? यस मैम। तो क्या अल्फा इसके अंदर बिलोंग कर सकता है? 0.1 के आसपास है अल्फा, तो ये तो 0.5 से बड़ी रेंज है, इसका मतलब अल्फा इसके अंदर तो बिलोंग नहीं करता। 1 के लिए तो ये होल्ड नहीं कर रहा। तो फिर हम सोचेंगे क्या पता 2 के लिए होल्ड करता हो, वो भी हम ट्राई करके देखेंगे। 2/2, 3/2 इस तरीके से करके देखेंगे। लेकिन हम तो ये देख रहे हैं कि पहले तो इससे छोटा इंटरवल आ रहा था, अब तो और आगे वाला इंटरवल निकल गया, 1,1.5 आ गया। अब इसके अंदर तो बिल्कुल भी बिलोंग नहीं कर रहा है अल्फा। फिर आप और बढ़ाओगे, 3 करोगे, 4 करोगे, फिर उसके लिए तो होल्ड करेगा ही नहीं। इसका मतलब आपको q इज इक्वल टू 2 के लिए
Q इज इक्वल टू 2 मैंने चूज किया था, फॉर ऑल Q होल्ड करना चाहिए था, मेरा Q इक्वल टू 2 के लिए ये स्टेटमेंट होल्ड नहीं की। कोई भी R मैंने लिया उसके लिए स्टेटमेंट होल्ड नहीं की। ऐसा कोई R मुझे नहीं मिल पाया, अगर मैंने Q2 लिया तो मुझे कोई भी R नहीं मिल पाया जिसके लिए ये कंडीशन होल्ड हो। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, इसका मतलब इसकी नेगेशन ट्रू होगी। इसकी नेगेशन आपको फाइंड आउट करके लानी है और समझना है कि वो कैसे ट्रू होगी। ठीक है, कल आपसे पूछा जाएगा कि आपने क्या डिस्कस सोचा अपने दिमाग में, उल्टा सीधा कुछ भी सोचा, सोच के लाना है। ठीक है, 10th क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, इसकी नेगेशन ही निकालनी है, इसीलिए मैंने 10th दे दिया था, मैंने कहा चलो नेगेशन भी निकाल लेंगे साथ साथ। ठीक है, तो 10th क्वेश्चन आपको करके लाना है और सोचना है कि क्या 10th क्वेश्चन की स्टेटमेंट ट्रू होगी तो कैसे ट्रू होगी, ये सोच के आना है। क्योंकि डी ऑप्शन फॉल्स था तो इसकी नेगेशन कैसे ट्रू होगी ये सोचना है। ये ऑप्शन 11th क्वेश्चन काफी इजी था। 11th क्वेश्चन आप सेट बनाओ पहले, किसी ने किया था, शायद तान्या ने सही किया था और किसी ने भी सही किया था। ये n इज इक्वल टू 1 के लिए सेट क्या आएगा, n इज इक्वल टू 2 के लिए ये सेट क्या आएगा, ये सब सोचना है आपको। 1 पुट करोगे तो 1 ऑड है, 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई 2 इंटू 1। n इक्वल टू 2 इवन है तो 1 प्लस 1 बाई 2 इंटू 2। नेक्स्ट ऑड है 1 माइनस 1 बाई 2 इंटू 3। नेक्स्ट इवन है 1 प्लस 1 बाई 2 इंटू 4। इस तरीके से इसकी टर्म्स आएंगी। पहली टर्म क्या बनेगी 1 बाई 2, फिर क्या बन जाएगी 5 बाई 4, नेक्स्ट बन जाएगी 5 बाई 6, नेक्स्ट क्या बन जाएगी 9 बाई 8। इस तरीके की टर्म्स आ रही है। ठीक है, इन प्लेसेस पे जो टर्म्स हैं ये वाली किस फैमिली की है, ऑड वाली फैमिली की, 1 बाई 2, 5 बाई 6। ये टर्म्स क्या हो रही है, ये इंक्रीज होती चली जा रही है। 1 बाई 2 5 बाई 6 से बड़ा है, you can check that 6 is less than 5 into 2 10, so this is true। ये क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, ये इंक्रीज होती चली जाएंगी टर्म्स ऑड प्लेसेस पे जो है। और इवन प्लेसेस वाली टर्म्स क्या है 5 बाई 4, 9 बाई 8, ये एक तरीके से क्या हो रही है, डिक्रीज होती चली जा रही है। ये इंक्रीज होते होते 2 के करीब पहुंचेंगी, इक्वल टू 2 तो कभी नहीं होंगी, सॉरी इंक्रीज होते होते 2 तक नहीं, सॉरी 1 तक पहुंचेंगी, 1 तक पहुंचेंगी। ठीक है, ये कौन सी वाली टर्म्स है 1 प्लस 1 माइनस 1 बाई 2 वाली, और ये है 1 प्लस 1 बाई 2 वाली। ये डिक्रीज होते होते ये भी 1 तक पहुंचेंगी। ठीक है, ये बात क्लियर हुई सबको। ठीक है ना। अब हमें ये देखना इंक्रीज होते होते 1 तक ही जाएंगी मैक्सिमम, 1 बाई 2 से स्टार्ट होंगी 1 तक जाएंगी। तो मिनिमम यहाँ पे क्या हुआ, इसमें मिनिमम ये हुआ, मैक्सिमम ये हुआ। और इस पोर्शन में बात करें अगर हम मिनिमम और मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम ये होगा और मिनिमम यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आप 1 अचीव करोगे आगे जाके, वो 1 आपका मिनिमम हो जाएगा। तो मैक्स टू मैक्स आपकी टर्म्स 5 बाई 4 तक जा रही हैं और मिनिमम टू मिनिमम कितनी होंगी 1 बाई 2 होंगी। क्या ये बात क्लियर हो गई सबको। 1 तो बीच का पॉइंट है बेचारा, 1 तो कुछ कर ही नहीं रहा। बस हमें ये समझना है चाहे वो पॉइंट अटेन हो रहा है सेट में या नहीं अटेन हो रहा, मैक्सिमम और मिनिमम इस सेट का क्या होगा। लोअर बाउंड और अपर बाउंड के बारे में डिटेल में हम कल और ज़्यादा बातें करेंगे कि कोई पॉइंट कब अटेन हो रहा है कब अटेन नहीं हो रहा, तो उस हिसाब से हम बातें और करेंगे। बाकी 5 बाई 4 और 1 बाई 2 को देख के आप इतना जज कर सकते हो इजीली कि अपर बाउंड्स का सेट क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा और लोअर बाउंड्स का सेट आ जाएगा आपका डी। ए और डी आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन आपको खुद करना है और एक और पीछे क्वेश्चन दिया गया है वो भी आपको ट्राई करना है 1-1 वाला। बाकी पूरा टेस्ट आपका डिस्कस हो चुका है। ठीक है।
ओके, अभी आपकी क्लास होगी 2-4 मिनट बाद, तो आप लोग ज्वाइन कर लेना जब सर मैसेज करें आपके, मेहनत भैया। अच्छा बारिश हो रही है, 1 सेकंड। 6:45 पे होगा, ठीक है 6:45 पे आप लोग ज्वाइन कर लेना। ओके, बाय, हैव अ गुड डे।